नई पेंशन पर नया घमासान, कब निकलेगा समाधान? हमारा आंदोलन लगातार देशव्यापी हो रहा है और एनएमओपीएस के बैनर करे पूरे देश की लड़ाई लड़ी जा रही है। एनपीएस पर कमेटी देगी समाधान, ओपीएस पर कब थमेगा घमासान? पूरे व्यापक स्तर पर हमारी तैयारी चल रही है और ये हमारा हक है, संवैधानिक हक है। नई पेंशन की समीक्षा, सरकार की अग्नि परीक्षा। रही बात उत्तर प्रदेश में, जब वोट फॉर ओपीएस का अभियान चला, यहाँ 312 सीटों पर पोस्टल बैलेट में घोषणा करने वाली पार्टी के पक्ष में गया, उसका असर पूरे देश के अंदर पहुंचा। क्या फिर लागू होगी पुरानी पेंशन? और मेरे रिश्तेदार पुरानी पेंशन के लिए वोट करेंगे। कब तक चलेगा नई पेंशन, पुरानी पेंशन? जो मुद्दा हमारा पुरानी पेंशन है, निजीकरण है, इसलिए हम लोग इस पर जागरूक कर रहे हैं। देश के जिन राज्यों में चुनाव हैं वहां पर हम लोग वोट फॉर ओपीएस की अपील कर रहे हैं और ये मेरा हक है। ओपीएस से सरकार का इनकार, एनपीएस कर्मचारियों को नागवार। निश्चित रूप से आंदोलन आने वाले समय में व्यापक होगा, बड़ा होगा और हम अंतिम समय तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। पुरानी पेंशन, नई टेंशन, कब तक? यदि ओपीएस नहीं दे सकते तो विधायकों को और मंत्रियों को भी पेंशन लेने का कोई अधिकार नहीं। बिल्कुल ठीक कहा। विधायक, मंत्री या जो भी राजनीतिक क्षेत्र में शीर्ष पर लोग हैं, ये सब आपके आशीर्वाद के कारण है। तो नई पेंशन पर सियासी घमासान जारी है और ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर सियासी सवाल। मौसम चुनावी है, ऐसे में 24 के पहले सियासी संग्राम मुद्दों में तब्दील हो रहे हैं। ओपीएस की मांग लगातार तेज हो रही है। यह बात क्यों? तो वो इसलिए क्योंकि देश के सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश, जहां लखनऊ में पुरानी पेंशन योजना बहाली को लेकर संयुक्त मंच तले कर्मचारियों की हुंकार रैली हुई। सैकड़ों की संख्या में हुंकार रैली में कर्मचारी पहुंचे, केंद्रीय राज्य कर्मचारी। मांग क्या? ओपीएस। वहीं विपक्षी दल जो है वो इसे मुद्दा बना रहे हैं और खास तौर पर जहां जहां चुनाव है वहां ओपीएस को लागू करने की बात कर रहे हैं। 5 राज्यों में पुरानी पेंशन लागू है, मगर उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा तक, सिर्फ मसला उत्तर प्रदेश हरियाणा का नहीं है, मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र में भी ओपीएस को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। यानी बीजेपी शासित राज्य, वहां भी यह मांग उठ रही है कि ओपीएस को राजनीतिक लिहाज से लागू कर दिया जाए। लगभग 24 लाख सरकारी कर्मचारी हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग 14 लाख कर्मचारी हैं जो ओपीएस की मांग कर रहे हैं। वहीं हिमाचल में 1 अप्रैल से ओपीएस को लागू कर दिया गया। यानी ओपीएस और न्यू पेंशन स्कीम की लड़ाई अब दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है। खबरें यह भी आई, अभी हाल ही में याद होगा आपको, कि संसद में बकायदा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह कहा था कि नई पेंशन योजना की समीक्षा के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। और तुरंत उसके बाद एक खबर आई कि वित्त सचिव सोमनाथन की अध्यक्षता में कमेटी बन गई। अब उस कमेटी का काम क्या था? कमेटी का काम था यह जानना कि नई पेंशन योजना में क्या बदलाव हो सकता है। पुरानी पेंशन में नहीं, नई पेंशन योजना में क्या बदलाव हो सकता है, कैसे वो बेहतर हो सकती है। यह कमेटी, इसी को ही उसे तय करना था। अब दूसरा यह कि एनपीएस के तहत पेंशन लाभ और आकर्षक बनाने पर भी सुझाव मांगने का जिक्र था। यानी एनपीएस में पेंशन मिलती है, वो आकर्षक नहीं है, यह तो कम से कम मान लिया गया। अब सवाल यह कि रास्ता क्या? चुनाव नजदीक है, सर पर है,
और ओपीएस का प्रयोग विपक्ष जिस लिहाज से कर रहा है, चुनावी लिहाज से, उसे फायदा भी हो रहा है। हिमाचल, राजस्थान, कर्नाटक, जहां जहां चुनाव हुए वहां वहां विपक्ष ने इसे मुद्दा बना लिया। अब सवाल यह कि आखिरकार क्या मोदी सरकार भी न्यू पेंशन स्कीम को आकर्षित बना के ओपीएस के सियासी हथियार को कुंद करेगी, या फिर वाकई में 24 के लिहाज से ओपीएस एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। ठीक, तो आपको बता दें कि आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं उनसे भी आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ कैप्टन इंद्रजीत सिंह जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता हैं। कैप्टन भदौरिया साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ भूदेव शर्मा इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गए हैं, कांग्रेस के चेहरे हैं। संजीव निगम साहब आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं, और कुछ ही देर में हमारे साथ आरबी उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। साथ ही विजय बंधु साहब जो कि ओपीएस के मूवमेंट को चला रहे हैं, वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। तो सबसे बड़ा सियासी हथियार में तब्दील हो चुका है भूदेव शर्मा, ओपीएस का मुद्दा, जहां चुनाव वहां इस्तेमाल करो ब्रह्मास्त्र के रूप में। जी तिलक जी, सबसे पहले तो मेरा सभी को नमस्कार जी। और बिल्कुल मुझे लगता है कि आज जो ओपीएस का मुद्दा है वो देश का काफी महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि हमारे देश के जो सेना के जवान हैं या दूसरे कर्मचारी हैं, उनको जिस तरह से उनकी जो पेंशन थी उसको खत्म करने का काम किया, बुढ़ापे का जो सहारा होता है उसको खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, वो पूरे देश की मांग है और मुझे लगता है वो होना चाहिए। जहाँ जहाँ हमारी सरकारें हैं वहाँ उसको लागू कर रहे हैं। वैसे ये देशभक्ति की बात करते हैं, देश की बात करते हैं। योगदान किसका रहा ये भी बताइए देश को। नहीं, किस चीज में योगदान? ये न्यू पेंशन स्कीम लाने में। नहीं देखिए, हम तो जहाँ पर भी हमारी यहाँ पर सरकार है वहाँ हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर रहे हैं। आप कह रहे हो ना कि ये ओल्ड पेंशन स्कीम खत्म करके इन्होंने अन्याय किया, तो न्यू पेंशन स्कीम लाया कौन था ये भी देश को बताइए। नहीं देखिए, मुझे ये नहीं बताएंगे आज जरूरत क्या है, आज देश को जरूरत क्या है। आप वर्तमान में बात कीजिए ना। अच्छा, वर्तमान और भविष्य की बात कीजिए। भूतकाल ये में मत क्या हुआ, बताइए अगर कि विवाद भूतकाल की के आधार जड़ पे हम को, वर्तमान और विवाद भविष्य का को बीज कैसे खड़ा किसने कर बोया सकते था हैं? ये मत बताइए, ये कह रहे हो आप। नहीं, बिल्कुल देखिए, भूतकाल के आधार पर अगर हम वर्तमान और भविष्य को खराब करने की कोशिश करें तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, आज जरूरत है तो भविष्य भूतकाल के आधार पर नहीं होता, भूतकाल जिसने खराब किया उसके बारे में चर्चा ना हो। नहीं, अगर भूतकाल के आधार पर वर्तमान को खराब करना है, फिर आगे जाकर के फिर भूतकाल के आधार पर वर्तमान और भविष्य को खराब करो, तो ये समझा रहे हो कि कब मनमोहन होगा? सिंह ने जो है देश के साथ अन्याय किया था, मनमोहन सरकार ने। नहीं, अन्याय नहीं किया था, उसको हाँ। खत्म किसने किया? पेंशन को खत्म करने का काम किसने किया? आप देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में उन्होंने खत्म किया था, शुरुआत की थी। अटल जी की सरकार में इसे इम्प्लीमेंट करने की बात की गई, लेकिन सपना साकार किया मनमोहन सरकार ने। गलत नहीं, लेके कौन आया? मनमोहन सरकार। नहीं, इसके लिए शुरुआत किसने की थी? अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में हुई थी, अटल सरकार में, और बिल्कुल, मैं मनमोहन वही सिंह कह ने रहा लागू हूँ। किया। तो आज जहाँ कांग्रेस की सरकार है हम वहाँ लागू कर रहे हैं और देश के लोगों को जरूरत है। मैंने गलत तो नहीं बताया संजीव निगम जी? हमारे पास सारी चीजें जो है उचित रहती हैं, ठीक रहता है, लेकिन ओपीएस को लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो सवाल ये है, जो चीज लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं, पंजाब में भी हमने ओपीएस को वरीयता दी है, तो जो चीजें लोगों के हित के लिए, जनता के हित के लिए है, वो काम सरकार को करना चाहिए। कोई भी सरकार है जो काम जनता के हित के लिए है, जिसको मेजॉरिटी पसंद कर रही है, वो काम करना चाहिए, कोई भी सरकार हो। आप देखिए, पंजाब में हमने कैसा ऐतिहासिक कदम उठाया है। जो एमएलए 3-3, 4-5 बार, 6-6 बार होते थे वहां के, और हर बार की पेंशन लिया करते थे, हमने उसे भी खत्म किया। तो ये काम कोई इससे पहले वाली भी सरकारें कर सकती थी, लेकिन उनमें कोई इस तरीके की चाहत नहीं थी, करना नहीं चाहते थे, या जो भी कुछ कह लीजिए कि सब आपस में मिले जुले थे, किसी का हमको भी लाभ हो रहा है, हमको भी फायदा पहुंच रहा है। हमने आते ही जो चीज गलत थी उसको कर दिया, जो चीज सही है यानी आप फ्री की रेवड़ी वाला मसला जो था उसमें सोने पर सुहागा यह कि पुरानी पेंशन भी जोड़ दो। देखिए, ऐसा है तिलक जी, ये फ्री की रेवड़ियां जो सब इजाद किया गया है, ये लोगों को, ये मतलब एक तरीके से आप उनकी तौहीन कर रहे हैं आम जनता की। अच्छा, मैं तौहीन कर रहा हूँ? नहीं, आपसे मेरा तात्पर्य है
रेवड़िया शब्द किसने? अच्छा, वो फिर तौहीन नहीं होती कि फ्री में बिजली देंगे और फिर कहते हो कि नहीं ये लो बिजली का बिल 1000 रुपए, नहीं देखिए, ये लीजिए बिजली का बिल 10,000 रुपए, वो तौहीन नहीं है जनता की, आप मुझे तौहीन समझा रहे हैं। तिलक चावला जी, ये भारत देश है। हाँ। और भारत देश में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं और उनका लेवल जो है वो भी अलग अलग है। किसी की जितनी महीने भर की तनख्वाह है उतने पैसे में कोई एक टाइम को बैठ कर डिनर या लंच भी करता है दिल्ली में। तो ऐसा मत बोलिए, सरकार सबकी होती है, सरकार किसी एक पार्टी मतलब एक वर्ग की नहीं है। सरकार का दायित्व है समाज के हर तबके को लेकर ओपीएस पर आइए ना सर, सियासी भाषण में सुनने होंगे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लूंगा केजरीवाल जी की, मुद्दे पर आइए। हाँ, मैं मुद्दे की बात करता हूँ, मैं अमूमन इस तरीके की बातें नहीं करता हूँ जो आप कह रहे हो तिलक जी। तो जो जनहित के कार्य है वो सरकार को करना चाहिए। मोटी मोटी बात यह है, ऐसे काम जो लोगों के फायदा लोगों को पहुंचाए, समाज के हर वर्ग को पहुंचाए। ओपीएस जब अच्छी थी, पसंद थी, तो उसमें सुनना चाहिए, उसे आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक, ओके। कैप्टन भदौरिया साहब कैसे हैं आप? मैं तिलक जी बहुत अच्छा हूं, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूं। कैप्टन साहब, ओपीएस मुद्दा है कि नहीं देश के लिए? बिल्कुल मुद्दा है, मुद्दा है तो नहीं है, इसका लाभ सबको मिलना चाहिए, मैं तो ये कहूंगा। हाँ। और सरकार इस पे विचार भी कर रही है, कमेटी भी बनाई है सरकार ने। अच्छा, तो कमेटी विपक्ष काम तो कर इसे रही है मुद्दा इस पे। बना रहा है ओपीएस को, तो आप ओपीएस के पक्ष में हैं या एनपीएस के पक्ष में हैं? यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम या फिर न्यू पेंशन स्कीम, किसके पक्ष में आप? इसीलिए तिलक जी, इसीलिए कमेटी बनाई गई है। कमेटी दोनों ही पहलू पर विचार कर रही है कि दोनों पहलू को देखते हुए कि ओल्ड और न्यू में अंतर क्या है। अगर हो सकता है कि कुछ इसमें से निकाला जाए और कुछ नए में डाला जाए तो हो सकता है कि और बेहतरीन बन जाए, तो इसी के लिए कमेटी बनी है। यानी आप ये कह रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम के पक्ष में हैं आप? अच्छा देखो, ये तो जो समिति बैठी है वो इसकी निर्णय वो ही करेगी, हम इसको पक्ष नहीं, ये सियासी, आप जानते हैं कि अब इससे ज्यादा जो मसला अर्थव्यवस्था से ज्यादा सियासी हो चुका है, पेंशन से ज्यादा मसला अब सियासी हो चुका है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप ओपीएस के पक्ष में है ना? मतलब देखो, बिल्कुल तिलक जी, मैं यही कहूंगा कि आज जो विपक्षी पार्टियां जितनी भी हैं, कहीं ना कहीं वो जनता के मुद्दे नहीं उठा रही है, वो ऐसा मुद्दा लेके आती है जिसका कोई सरोकार नहीं है, सिर्फ राजनीति करना होता है। तो अब क्या उसमें कुछ ओपीएस क्या करेगा? जनता का मुद्दा नहीं है? मैं बिल्कुल जनता का, मैं ये कहना चाहूंगा कि इसको लागू किसने किया था? कांग्रेस ने। और आज कांग्रेस इस मुद्दे को फिर उठा रही है कि ये लागू होना चाहिए। अरे जब आपको इतना ही बुरा लग रहा, आज जब ये लग रहा है कि जरूरी है, तो आपने बंद क्यों करी थी? हमने ठीक है चर्चा करी थी, बात ठीक है, मगर लागू तो आपकी सरकार में हुआ है ना ये। और अभी जैसे हमारे मित्र कह रहे थे, छोटे भाई है कांग्रेस के प्रवक्ता भूदेव जी, कि हम लागू करेंगे, हमने मुद्दा उठाया, यहाँ हमारी सरकार है। जनाब, आप स्टेट गवर्नमेंट की लागू कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं कर सकते। जितने अर्धसैनिक बल है, और आप डिफेंस की पेंशन बंद नहीं है, जो है वो चल रही है, डिफेंस की कभी बंद नहीं हुई है और आज भी चालू है डिफेंस की। अर्धसैनिकों की जरूर बीच में बंद हुई है, तो अर्धसैनिकों की स्टेट गवर्नमेंट लागू नहीं कर सकती है। कैप्टन साहब है थोड़ा व्यक्तिगत सवाल, लेकिन इसे अन्यथा मत लीजिएगा, क्योंकि आप खुद आर्मी से जुड़े रहे। और जरा देश को बताइए, आपको ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए या फिर न्यू पेंशन स्कीम? बिल्कुल न्यू पेंशन होना चाहिए, बेनिफिट उसमें न्यू पेंशन में ज्यादा है, क्योंकि ओल्ड को लेके चलेंगे तो फिर ओल्ड बेसिक पे देकर पड़ेगी। आप ये कह रहे हैं कि न्यू पेंशन स्कीम, आपको न्यू पेंशन स्कीम मिलती है ओल्ड पेंशन स्कीम? हमें तो अभी न्यू ही मिल रही है, ओल्ड क्यों मिल रही है? क्योंकि ओल्ड को देखेंगे तो फिर बेसिक पेमेंट देखा जाएगा कि उस टाइम आपका बेसिक पेमेंट क्या था। हाँ। उस हिसाब से आपके डीए लागू होंगे, तो न्यू के हिसाब से जो है ना आज के डीए लागू होंगे, तो चर्चा उससे। तो यानी ये जो ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे हैं, ये सियासी मुद्दा बेवजह बना रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इनको यही समझ नहीं है कि ओल्ड और न्यू में अंतर क्या है। क्या अंतर है? ये तो हम आपको बता रहे हैं कि ओल्ड को लेंगे तो फिर ओल्ड की बेसिक पे देखने पड़ेगी, बेसिक पे ही महंगाई भत्ता लागू होता है। हाँ। और अगर न्यू को हम कहते हैं नहीं ये नहीं चाहिए, हमें ओल्ड चाहिए, तो फिर पेंशन तो आपकी जो मिल रही है उससे भी कम हो जाएगी। भूदेव शर्मा जवाब दीजिए,
आप लोग सिर्फ सियासी मुद्दा बना रहे हैं। वित्त मंत्री ऑन रिकॉर्ड ये बात बोल चुकी हैं, आरबीआई ये बात मानता है कि आप लोग जिस तरह से ओपीएस का जिक्र कर रहे हैं उससे वित्तीय बोझ बढ़ेगा, देश का बंटाधार हो जाएगा। जवाब दीजिए। तिलक जी, अगर इसका जवाब अगर मैं दूं, इससे अच्छा ये है कि अगर जंतर मंतर पर जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनसे अगर इसका जवाब पूछा जाए। आपने शायद, मुझे लगता है किसी ने एक दिन कवर भी किया था, और जो हमारे अपने सीआरपीएफ या फिर इन पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान हैं वो वहाँ अपना आंदोलन कर रहे हैं, वो क्यों ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए अपनी मांग रख रहे हैं। देश के जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो क्यों ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए अपनी मांग रख रहे हैं। हिमाचल में हमने इसकी घोषणा की थी, तो वहाँ क्यों लोगों ने हमें समर्थन दिया। तो ये देश के लोगों की मांग है, इसको हमें बताने की जरूरत नहीं है। इसका जवाब तो वो देश के लोग, देश की जनता दे रही है। ये अभी कैप्टन साहब बोल रहे थे कि देश की जनता के मुद्दे नहीं लेके आते। मुझे ये बताइए, महंगाई देश की जनता का मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी देश की जनता का मुद्दा नहीं है, ओल्ड पेंशन देश की मुद्दा बिल्कुल था ना जी। 2019 में भी मुद्दा था ना, बिल्कुल बिल्कुल मुद्दा था। मैं बोल रहा हूँ 2017 उत्तर प्रदेश चुनाव में भी मुद्दा था ना। देखिए तिलक जी, हमारा 2022 के चुनाव में भी मुद्दा था ना। कांग्रेस पार्टी केवल मुद्दों पर चुनाव लड़ती है। चुनाव हारना या जीतना इससे फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, देश के लोगों को बांटने की राजनीति हम नहीं करते हैं। ये पूरा देश जानता है, आप भी जानते हो, सभी जानते हैं कि कैसे चुनाव जीते गए, क्या मुद्दों पर अच्छा, चुनाव हुए। देश को बांटने की राजनीति से मुझे कुछ याद आया। वो कर्नाटक में आपने कहा था कि हर जिले में मंदिर बनवाएंगे, हनुमान जी का बनवाना शुरू किया कि नहीं? नहीं, बिल्कुल। क्यों हनुमान जी का मंदिर, ये बताइए। हाँ। हनुमान जी का मंदिर अभी सरकार बनी है, मंदिर भी बनेंगे, सब कुछ होगा। हाँ, इससे पहले भी मंदिर बनवाए, इससे पहले भी हमारे ठीक है, आपने बांटने की राजनीति की थी तो मुझे कुछ याद आ गया। हनुमान जी का मंदिर जो क्या है, हमारे कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा मंदिर बनवाई। अच्छी बात है, अच्छी बात है। दिक्कत क्या है? कम से कम राम मंदिर नहीं बनवा पाए तो हनुमान मंदिर तो बनवाइए, अच्छी बात है। बात पूरी करिए। बात मंदिर और मस्जिद की नहीं होती है। मंदिर भी बनने चाहिए, मस्जिद भी बने, वो एक अलग मुद्दा है। हाँ। लेकिन देश के विकास के लिए, देश के जो अहम मुद्दे हैं, रोजगार को लेकर के, महंगाई को लेकर के, ये मुद्दे अहम होने चाहिए। मंदिर और मस्जिद अहम नहीं होने चाहिए। हर चीज की जरूरत होती है। जब भारतीय जनता पार्टी एक तरफ सिर्फ मंदिर पर ही टिकी हुई है, दूसरी तरफ हम देश के लोगों के विकास के लिए काम करते। अगर विकास के लिए काम नहीं करते तो देश की आजादी से लेकर के आज ये देश वित्त बोझ जो बढ़ेगा राज्यों पर, भूदेश शर्मा तथ्यों पे बात करो ना, तथ्यों पर। ये जो राज्यों पर बोझ बढ़ेगा, आर्थिक बोझ बढ़ेगा, उसके लिए कुछ विचार किया है या फिर नहीं? आ जाओ वही केजरीवाल जी की तरह, क्या मुफ्त चाहिए बता दो, बस वोट दे दो। नहीं, देखिए, अगर कोई भी योजना लागू की जाती है तो मुझे लगता है कि उन सारे मुद्दों पर विचार किया जाता है, उसके बाद ही इसको लागू किया जाता है। हाँ। अभी हम राजस्थान में महंगाई राहत कैंप चला रहे हैं, सिलेंडर 500 रुपए में दे रहे हैं, और 2400 से अधिक दवाइयां फ्री दे रहे हैं, 8 रुपए में भरपेट भोजन खाना मिल रहा है। बेरोजगार विद्यार्थियों को सिर्फ एक बार फॉर्म भरना है, उनके जाने खाने रहने की व्यवस्था करते हैं पेपर में। ये कौन कर रही है? सरकार अपने खर्चे से कर रही है। संजीव केंद्र सरकार राज्यों का जो बजट है उसको पूरा नहीं दे रही है। एक मिनट निगम जी, हम जैसे दिल्ली से देहरादून या उत्तराखंड की तरफ जाते हैं तो रास्ते में जो एनएच पड़ता है उस पे लिखा होता है कि मामा का असली ढाबा या जैन शिकंजी असली वाले। अब जो स्कीम आप लेकर आए वो स्कीम कांग्रेस दे रही है, तो जनता किस पर यकीन करेगी? आप कह रहे हो कि भैया पुरानी पेंशन हम, वो कांग्रेस भी कह रही है पुरानी पेंशन हम, तो जनता तो फिर पुराने वाले पर यकीन करेगी ना, क्योंकि असली माल तो उसी के पास है। चावला साहब, अगर इन्होंने करना होता तो ये अब तक कर चुके होते। हाँ। तो आम आदमी पार्टी का गठन ही करने की आवश्यकता नहीं थी। बात तो सही कही। नंबर 1, और अभी आपने बड़ा अच्छा आपने मुद्दा उठाया कि इनसे पूछा कि साहब मंदिर आप बनवा रहे हैं क्या? तो मंदिर की बात से मुझे याद आ गया, जो सरकार मंदिर का बनवाने की ठेका ले रही है, कह रही है कि मैं बनवा रही हूँ सरकार। आपने सुना होगा, अखबारों में पढ़ा होगा था, बनारस में जो मंदिर है उसमें जो है भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए 500 रुपए शुल्क लगाया गया, और अगर आरती में भाग लेना है 2000 रुपए लगाया गया, और आगे आने वाले अगर सावन के महीने में जाओगे तो यही चीज 500 वाली 1000, 2000 वाली 4000 या 5000 हो जाएगी। ये सरकार आम आदमी को भगवान के सामने शीश नवाने के भी पैसे। निगम जी का प्लीज ऑडियो बढ़ाइए जी। यानी कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं अगर इन्होंने करना होता तो ये कर देते, असली वाले हम हैं। अरे आपको आवाज नहीं आ रही है क्या हमारी?
हेलो। जी निगम जी, थोड़ी कम आ रही है आम आदमी पार्टी की आवाज। अरे भैया नहीं, अब तो राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। हाँ। हम कहीं से बोलते हैं, इलाहाबाद पूरे एक कोने से दूसरे कोने तक जाती है। भूदेव जी उत्तर से दक्षिण और पूरब से नहीं पश्चिम। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। भूदेव जी, सुना आपने, ये कह रहे हैं अगर इनको करना होता तो ये फिर ये एनपीएससी क्यों लेकर आते। इन्होंने नहीं करना, करेंगे तो हम भी करेंगे, असली वाले हम हैं। करने के लिए तो कोई भी दावे कर सकता है। हाँ, कि कौन दावे कर रहा है, कितने कितने दावे किए, कितना विकास करेंगे, ये पूरे देश के लोग देख चुके हैं, देख भी रहे हैं। केजरीवाल जी ने कितने- विकास किया, दिल्ली में क्यों नहीं किया? नहीं, बिल्कुल दिल्ली में विकास किया। एक बोतल के साथ पंजाब एक में हुआ फ्री कि किया। नहीं हुआ विकास? नहीं, मैं वही विकास बता रहा हूँ ना कि एक बोतल पे एक फ्री किया गया। जो मोहल्ला क्लिनिक बनाए थे वो आज दारू पीने के काम आ रहे हैं। लोगों के वहां जाइए, वहां पे पशु बंधे हुए हैं। किसने कहा मतलब मोहल्ले ये क्लिनिक विकास में किया। लोग दारू पी रहे हैं? कैसी बातें कर रहे बिल्कुल, हैं? मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल आइए मुखर्जी नगर में देखिए, इधर जो वजीराबाद और ये गोपालपुर में जाकर के देखिए। मैं तो खुद ही देख के हैरान हूँ कि ये मोहल्ला क्लिनिक चिल्लाते थे। कितना स्कूलों का विकास हुआ ये देखिए, कितने नए स्कूल बनवाए, कितने ओवरब्रिज बनवाए, कितने पार्क बनवाए, कितने दिल्ली वालों के लिए क्या विकास किया। दिल्ली में आज भी जो विकास है वो शीला दीक्षित जी के टाइम का विकास है। ये किसी से छुपा नहीं है। और पंजाब में क्या कानून व्यवस्था है, क्या चल रहा है, ये पूरा देश देख रहा है। अब इसको कहने की जरूरत नहीं है कि मैं अगर कहूँ। निगम जी को आप भले ही जो कुछ कह रहे हैं, कोस रहे हैं, वो एक अलग विषय है, वो बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब आपको इतनी चिंता थी, 10 साल थे आप केंद्र में, जब आपने लागू किया, तब आपको ओपीएस की याद नहीं आई। जब सत्ता हाथ से चली गई तो आपने बोला कि नहीं, ये ओपीएस वाला मुद्दा बड़ा दिलचस्प है, इसी को लो जहां चुनाव है। बात तो गलत क्या कही निगम जी ने? नहीं, हम तिलक जी, हम कहाँ कहते हैं कि कोई गलत बोलता है। इनके हिसाब से बात है, जो भी है इनके हिसाब से बिल्कुल ठीक है। जो लोग भ्रष्टाचार के नाम पे आए थे, आज वो सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी बन चुकी है। तो हम तो कहाँ इनका विरोध करते हैं। हम तो बोल ही नहीं रहे कि ये कुछ गलत बोल रहे हैं। ये तो हमेशा सत्य बोलने वाले हैं। ये तो अपने हाथों में फाइलें लेकर के घूमते हैं कि कौन कौन भ्रष्ट है, कौन कौन सही है। आपके नेताओं के भी वो नाम आज थे। तक भ्रष्ट, बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ ना कि वो फाइलें आज तक नहीं दिखाई दी। और उल्टा ये हो गया कि इनके नेता ही जेल में चले गए। केजरीवाल जी आज तक इस्तीफा नहीं दे पाए। मोदी जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया झूठ बोलने में। तो इनकी बातें तो जो भी है वो हमेशा यही कहते हैं कि हम बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं। मैं समझ गया। लेकिन ये निगम जी, देखिए कि आज निगम जी, बात तो भूदेव जी की सही है कि भैया असली वाला ढाबा तो हमारा ही है। आप भले ही कुछ भी दावा करें, असली वाला मामला हमारा ही है। आरबी उपाध्याय जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं लेकिन जुड़ गए हैं। उपाध्याय जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है जी। उपाध्याय जी, कुछ दिखाई देने लगे। उपाध्याय जी, एक बात जानना चाह रहा था, ओपीएस मुद्दा बन रहा है क्या देश के लिए? देखिए, मुद्दे बहुत सारे हैं और ओपीएस भी उसमें से एक मुद्दा है कि सरकारी कर्मचारी 40 साल सेवा देगा, उसे पेंशन नहीं देंगे। और एक बार एमपी रह लिया, एक बार एमएलए रह लिया, एक बार और जीत गया तो वो 4 पेंशन लेगा। तो बड़ी विसंगतियां हैं। अब जब सरकारी कर्मचारी 40 साल सेवा करता है तो उसका जो बुढ़ापा है वो सुरक्षित रहे और वो पेंशन से ही होता है। पेंशन आपने बंद कर दी, या तो पेंशन बंद, या तो जैसे एक देश एक कानून है ना, एक देश एक संविधान एक विधान, वही एमपी एमएलए या जनप्रतिनिधि के अलग कानून, जनता के लिए अलग कानून। तो ये कथनी और करनी का अंतर साफ साफ देखा जा सकता है। अब सभी बात करते हैं, देखिए सबसे मेन मुद्दा है कि उसका जीवन यापन, और कुछ नहीं मांगता। आम आदमी क्या मांगता है? पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, यही तो मेन जरूरत है उसकी। और उसे पेंशन मिलती थी तो वो बच्चे भी सारे उसकी सेवा करते थे कि महीने पे पेंशन आएगी, दादाजी की, बाबा जी की, तो उनकी सेवा होती रहती थी। अब रिटायरमेंट के बाद पैसा मिल जाता है, वो मकान में, लड़के की शादी में, उसमें खर्च हो गया, पेंशन मिलती नहीं है, तो अपने आप को बड़ा ठगासा महसूस करता है चावला जी, मैं देखता हूँ। एक मुद्दा है कि जो पुरानी पेंशन स्कीम थी उसमें कम से कम बुढ़ापा तो सुरक्षित था, लेकिन सरकार ने बंद कर दी। तो एक मुद्दा है और इसका इफेक्ट सरकारी जो कर्मचारी हैं वो बिल्कुल ये चाहते हैं कि भैया उन्हें पुरानी पेंशन बहाल की जाए। चलिए, ठीक जी, ठीक, थैंक यू सो मच। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार कुछ और मेहमान भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं,
ब्रेक के उस पार नई पेंशन पर यह सियासी घमासान आखिरकार कब तक, और इसका रास्ता क्या है? क्या एक नया प्रयोग मोदी सरकार कर सकती है? एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हासिल हो रहे हैं। तो नई पेंशन पर नया सियासी घमासान, यानी कि ओपीएस बनाम एनपीएस, यह लड़ाई एक बार फिर से तेज हो गई, या फिर यह कहें कि पिछले एक साल से विपक्ष ने इसे राजनीतिक मुद्दा बना रखा है। ब्रेक से पहले तमाम सवाल और सवालों के जवाब हम तलाश रहे थे। इस वक्त आपको बता दें, हमारे साथ विजय जी जुड़ गए हैं, जो ओपीएस के मसले पर खुलकर इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं। विजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कैसे विजय जी? विजय जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? विजय जी सर, मुझे लगता है म्यूट हो रखा है, प्लीज अनम्यूट कर दीजिए। विजय जी, दोबारा आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। मैं एक बात जानना चाह रहा था, मसला भूदेव शर्मा अर्थव्यवस्था का है या फिर वोट का है या फिर भावनाओं का है? भूदेव जी। तिलक जी, किसी भी लोकतंत्र में अगर जो देश के लोगों की समस्याएं, जो देश के लोग चाहते हैं, मुझे लगता है वो होना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, उनकी सुरक्षा, सारी जिम्मेवारियां सरकार की होती हैं। हाँ। अगर आज देश के लोगों की अगर ये मांग है तो उसको पूरा करना चाहिए। उसमें दिक्कत क्या है? देश के लोगों का पैसा है, देश के लोगों को अगर मिलता है तो क्या दिक्कत है? नहीं, तो आप कह रहे हो हमने लागू कर दिया 35,000 करोड़, तो मैं देख रहा था राजस्थान का अटका हुआ है, 17,000 करोड़ छत्तीसगढ़ का अटका हुआ है, 7,500 करोड़ जो है हिमाचल का अटका हुआ है। नहीं, बिल्कुल देखिए, तो फिर आपने लागू कैसे कर दिया? नहीं, उसके लिए केंद्र सरकार को भी उसको में कुछ अनुदान देना होता है। केंद्र सरकार उसको जो अनुदान देना होता है उसको नहीं दे रही है। और अच्छा। वैसे भी जो 42% तो इसका मतलब लागू नहीं हुआ ना? कर का हिस्सा होता है उसे ही केंद्र सरकार नहीं दे रही है। हाँ। कई राज्यों का भी बकाया पड़ा हुआ है। तो जब मुझे लगता है कि जब पीएफआरडीए का पैसा नहीं मिल रहा आपको, तो फिर आप लागू कैसे कर रहे हैं? नहीं, उसको केंद्र सरकार से लागू करवाएंगे ना। हमने हमने ये केंद्र सरकार से लागू ऐलान आप कर रहे हैं, आप कह रहे हो केंद्र सरकार से लागू करवाएंगे? नहीं, जो राज्यों का अनुदान है वो राज्य उसमें अपना पूरा अनुदान देंगे और केंद्र सरकार से उसमें अनुदान देने के लिए बोला जा रहा है। केंद्र सरकार को भी उसमें अनुदान देना। आप घुमा रहे हैं मुझे। मैंने आपसे पूछा, जब आपको पीएफआरडीए का पैसा ही नहीं मिल रहा तो फिर आप इसे पुरानी पेंशन को लागू कैसे जब करें? हमारी केंद्र में सरकार बनेगी तो निश्चित तौर पर इसे पूरी तरह से जो पुरानी पेंशन स्कीम थी उसके आधार पर इसको लागू किया जाएगा। हाँ, ये भी हमारी घोषणा है। यानी आप ये कह रहे हो कि मनमोहन सिंह ने जो बात कही थी कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते, आप बात समझ रहे हो? आप नहीं, बिल्कुल पेड़ पर नहीं उगते, लेकिन देश के लोगों की समस्याओं का भी समाधान करना पड़ेगा ना। अच्छा, आज देश के लोगों की क्या समस्या है? नहीं आया था। नहीं, बिल्कुल देश के लोगों की नहीं। देखिए तिलक जी, मैंने पहले भी कहा कि अगर भूतकाल के आधार पर वर्तमान और अगर भविष्य को अगर आप खराब करना चाहते हो तो उसका तो कोई समाधान नहीं है। संजीव निगम जी, पंजाब पर 3,85,000 करोड़ का कर्जा है, आप कह रहे हो पुरानी पेंशन लागू, आर्थिक बोझ तो और बढ़ जाएगा। अरे चावला जी, आप एक बात को क्यों नहीं समझना चाह रहे हैं कि जहां पर सरकार को पैसे खर्च करने चाहिए वहां सरकार को खर्च करना पड़ेगा, और जहां से हमें भ्रष्टाचार या जहां से बेईमानी या जहां नहीं खर्च करना चाहिए, तो यही तो मैनेजमेंट है। अदरवाइज फर्क क्या है? ए पार्टी की सरकार चल रही, बी पार्टी की सरकार चल रही, सी पार्टी की सरकार चल रही, भाई एक का क्या फर्क है एबीसी में? भाई ए के चलाने का जो तौर तरीका है दिस इज डिफरेंट फ्रॉम बी का जो तरीका है दिस इज डिफरेंट फ्रॉम सी। लेकिन आरबीआई और वित्त मंत्री कह रहे हैं कि आर्थिक बोझ बढ़ेगा। आप ये बताइए, इस भारत सरकार पे कितना कर्जा है? जो पिछले 14 प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में से 55 लाख करोड़ रुपया था, अब कितना हो गया? एक प्रधानमंत्री के अकेले कार्यकाल में कितना खर्च बताइए? आप तो डाटा पर बात करते हैं, आपके पास तो डाटा रहता है। जो मेरी जानकारी में है, बताइए कितना 100 लाख करोड़ हो गया इनके अकेले वर्तमान प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान। 2021-22 में 2,98,000 करोड़ पे पेंशन में लगते थे, यानी ये भार है कि नहीं? नहीं, वो अपनी जगह है, मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूँ। जो कर्जा भारत सरकार नहीं, कर्जा तो पंजाब पर भी है ना सर, 3,85,000 करोड़ का। अरे जो पंजाब में है वो अपनी जगह है, मैं अच्छा। बात कर रहा हूँ भारत सरकार की। भारत सरकार के ऊपर कितना कर्जा बताइए?
आपके पास तो फैक्ट रहता है नहीं, ना। मैं बताऊंगा सर, आपके पास थोड़ा सा अभी करेक्ट कर दूंगा कितना कर्जा किसके ऊपर है। हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा भारत जो पिछले प्रधानमंत्रियों के दौरान रहा, और वर्तमान प्रधानमंत्री के कार्यकाल ने 100 लाख करोड़ का और बढ़ा दिया, इजाफा कर दिया, तो कुल मिलाकर के 1,55,00,000 करोड़ रुपए का हो गया। ठीक। तो ये जो चीजें हैं, ये तो सब चीज आप बेच भी रहे हो, कर्जदार भी बन रहे हो। ठीक, यानी आपके लिए अगर वोट मिले तो कोई दिक्कत नहीं है ओपीएस में। भाई वो तो एक सामान्य प्रक्रिया है, वोट लेना। अभी तक का सरकारें आ रही है, सरकारें चुनी जाती रही है, लेकिन अगर इसके साथ साथ कुछ आमूलचूल परिवर्तन होता है जनहित के लिए, देश हित के लिए, आम जन के लिए, तो उसमें बुराई क्या है? ये सभी सरकारों को करना चाहिए। ठीक, विजय जी जुड़ गए। नहीं करती है। विजय जी, अब मेरी आवाज आ रही है आपको? संपर्क नहीं हो पा रहा विजय जी से, कोशिश करते हैं। कैप्टन साहब, मेरा ऑडियो आ रहा है आपको? हाँ राज लग गई। कैप्टन साहब, आपका फ्रेम भी फ्रीज हो गया, लग रहा है मसला ओपीएस का। खैर, कैप्टन साहब, ये कर्मचारियों से राय लेकर ही फैसला नहीं लिया जा सकता ओपीएस को लेकर? तिलक जी, आपका विचार अच्छा है, मैं तो गलत नहीं मानता हूँ, ऐसा होना चाहिए। मगर अगर इस तरह से विचार रखा जाएगा तो पता चलेगा कि बहुत समय जो लगना चाहिए उससे कई गुना ज्यादा लग गया है। तो विचार वैसे आम पब्लिक का ही होता है, पब्लिक के माध्यम से निकलती है जो बातें, उसी पे सरकार इम्प्लीमेंट करती है। ठीक, और ये बिल्कुल। विजय जी जुड़ गए, एक मिनट में दोबारा से ट्राई करता हूं। विजय जी, अब मेरी आवाज आ रही है आपको? विजय जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं अब? कैप्टन साहब, आपका भी फ्रेम फ्रीज है, लेकिन फिर भी चर्चा जारी रखते हैं। मैं एक बात जानना चाह रहा था कि ये मसला अगर कर्मचारियों के हित का ही है, आप कह रहे हो कि कर्मचारी के हित में हम फैसला ले रहे हैं, तो फिर पेंशन वही जो कर्मचारियों के मन भाए, कर्मचारियों से राय ले लीजिए, दिक्कत क्या? तिलक जी, कर्मचारियों के बीच से ही जो बात निकल के आती है, सरकार उसी को मंथन करने के बाद उसी पे विचार विमर्श करती है। ऐसा नहीं है कि कर्मचारियों का और जनता का व्यू नहीं लिया जाता है, जनता का व्यू आता है, उसी पे सरकार विचार करती है। तो आप ये कह रहे हैं कि कर्मचारियों ने खुद बताया कि एनपीएस लागू करो? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि उनके अंदर जो व्यू निकल के आता है उसी के ऊपर सरकार विचार करती है, मंथन होता है और समिति बनती है, तो समिति उसके ऊपर जो उचित होता है। आपका फ्रेम सही करिए प्लीज। विजय जी, अब मेरी आवाज आ रही है आपको? अरे आम आदमी की आवाज सुनिए भाई साहब, आम आदमी की आवाज बहुत दूर तक पहुंच रही है। निगम जी, हाँ बताएं। कोशिश कर रहे हैं विजय जी से जुड़ने की। कैप्टन साहब का भी फ्रेम फ्रीज है, आप जोड़िए। हाँ, लेकिन आम आदमी की आवाज सुनिए, लेकिन गूंज रही है देश में एक कोने से दूसरे कोने तक। नहीं, आम आदमी की आवाज आप पहले कांग्रेस को सुनाओ ना, आप मुझे और नहीं कटाक्ष मत करिए सर, कांग्रेस को सुनाइए पहले, फिर मुझे सुनाइए। आप राजस्थान में जाकर कहते हैं डरपोक मक्कार, एक 80 साल के व्यक्ति जो कि राज्य की कमान संभाल रहा है, और फिर उन्हीं के साथ वो कौन कह रहा झूठा मक्कार ये बोलते हैं एक राज्य के, और जो पार्टी का अध्यक्ष बनने वाला था, आप उसके राज्य में जाकर ये कहते हो कि झूठा और मक्कार है। अरे भाई, अध्यक्ष बनने वाला था, बना कहाँ? ये वजह पता नहीं कहाँ डिबेट को घुमा रहे हो निगम जी। उनको ये जो संज्ञा दी गई इसीलिए तो दी गई भाई, अगर उनको ये संज्ञा दी गई तो इसीलिए तो दी गई। दिल्ली में आकर अशोक गहलोत भी आपके साथ यही भाषा का इस्तेमाल करे जो उनके लिए आप राजस्थान में कर रहे थे। फिर भाई, हमको तो आप लोगों ने या तमाम लोगों ने, दूसरी पार्टियों ने, हमारी आवश्यकता क्या थी? हमारी जरूरत ही नहीं थी। अगर ये सब लोग विषय भटक रहा है, अच्छे से एक मजबूरन एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के उस पार यही सवाल कि आखिरकार क्या नई पेंशन पर नया घमासान कैसे होगा शांत। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे, जल्द हाजिर हो रहे हैं। तो
ओपीएस और एनपीएस को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है, लेकिन क्या केंद्र सरकार कोई रास्ता निकाल लेगी 24 से पहले, या फिर 24 के लिए नई टेंशन तैयार है? सीधा रुक करें अपने मेहमानों की तरफ। विजय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रेक से पहले काफी प्रयास किया जुड़ने का, लेकिन विजय जी अब मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, पूरी आ रही है जी विजय जी, एक बात मैं आपसे जानना चाह रहा था कि 24 से पहले ये सियासी मुद्दा तो बन रहा है, ये तय है, लेकिन ये राजनीतिक भेंट तो नहीं चढ़ जाएगा? कोई रास्ता निकलता हुआ दिखाई दे रहा है ओपीएस को लेकर? नहीं, देखिए बिल्कुल रास्ता निकल रहा है। रास्ता अगर संघर्ष से ना निकलता तो 4-5 राज्यों के अंदर जो पेंशन बहाल हुई है वो बिना संघर्ष के नहीं बहाल हुई है, तो रास्ता तो निकल रहा है। अब तमाम सारे राजनेता और राजनीतिक दल इसका समर्थन कर रहे हैं। वर्तमान में जो भाजपा सरकार है, चाहे वो तमाम राज्यों में हो या केंद्र सरकार में हो, पता नहीं उसको शिक्षकों कर्मचारियों के इतना विरोध में क्यों रहती, मेरे समझ में नहीं आता है। और लोकतंत्र में ये नियम होना चाहिए कि जनता चाह रही उसको आप दीजिए। और जहाँ तक नई पेंशन व्यवस्था की बात है, मैं पूरी जिम्मेदारी से, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, पूरे देश के आंदोलन को मैं चला रहा हूँ। कभी 500, 700, 1100, 1500 रुपए मिल रहे हैं। हमको एक भी सत्तासीन वाले व्यक्ति हमको बता दें कि 700 रुपए क्यों मिल रहा है, 1200 रुपए क्यों मिल रहा है, 1800 रुपए क्यों मिल रहा है, उसकी बड़ी तरफदारी करते हैं, तो इसका जवाब मुझे चाहिए। दूसरा एक सवाल और है, बार बार तमाम डिबेटों में सत्ता पक्ष के लोग बोलते हैं ये भार है। क्या इस देश का जो शिक्षक राष्ट्र निर्माता होता है वो भार है? क्या आप चाहते हैं कि इस देश में शिक्षक रिटायर होने के बाद कटोरा लेके भीख मांगे और हम विश्वगुरु की परिकल्पना करें? क्या आप चाहते हैं क्या इस देश का सैनिक, अर्धसैनिक बल जो पेंशन से वंचित है वो देश की सेवा करे और अपने घर जाने के बाद एनपीएस में 500 रुपए पाकर अपने माँ बाप की सेवा न कर पाए? इसका जवाब कोई है? और जब शिक्षकों, कर्मचारियों को या अर्धसैनिक बलों की पेंशन की बात आती है, अभी भार की समस्या आती है। इस देश में, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, इस देश में नेताओं पर कितना पैसा खर्च होता है इसका हिसाब किताब आज तक नहीं है। चुनाव पर करोड़ों रुपए एक दिन की, आज भोपाल में प्रधानमंत्री जी थे, मैं सवाल उठा रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी भोपाल में थे, एक दिन का 1-1 घंटे का कार्यक्रम कई करोड़ रुपए खर्चा होता है। क्या वो भारत के बाहर का पैसा है क्या? वो भी इसी देश के लोगों का टैक्स पैसा है, मेरे टैक्स का पैसा है। अगर मेरी पुरानी पेंशन कोई सवाल उठाता है तो मैं भी सवाल उठाता हूँ। और इस देश का माननीय 4-4 पेंशन देता है। अभी एक प्रवक्ता साहब पता नहीं क्या कुतर के पेश कर रहे थे। तर्क करिए ना, कुतर क्यों कर रहे हैं? आप मेरे पेंशन पर सवाल उठा रहे हैं, आपके जो माननीय लोग हैं 4-4 पेंशन लेते तो सवाल नहीं उठता है, उसका बजट कभी नहीं आता है। अब अभी मैं 1 जून से चंपारण, बिहार से लेकर के एनपीएस निजीकरण, भारत छोड़ो यात्रा है, और मैं रास्ते में इसी थोड़ी दिक्कत आई, मैं सॉरी उसके लिए बोलता हूँ। और अभी हमारा बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, तमाम राज्यों के अंदर ये जा रही है और पूरे देश के अंदर यात्रा जा रही है। उसका बहुत व्यापक असर है। विजय जी, रास्ता कैसे निकलेगा? एक कमेटी बनाने का जिक्र केंद्र सरकार कह रही है कि हम कमेटी बना रहे हैं, रास्ता कैसे निकलेगा, क्या लगता है आपको? जी, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। इसी सरकार में, केंद्र में एक बहुत ही सम्मानित और बड़े कैबिनेट मिनिस्टर हैं गडकरी साहब, उनका वीडियो मेरे पास है और जिम्मेदार मंत्री हैं। उन्होंने कहा जब किसी मुद्दे को हल ना करना हो, टालना हो, तो उसके लिए कमेटी बना दो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, गडकरी साहब कह रहे हैं। तो आप कमेटी बना करके आप मामले, और एनपीएस में सुधार की कमेटी मुझे स्वीकार नहीं है, ओपीएस हमें चाहिए, एनपीएस में सुधार नहीं चाहिए। और देश का 85 लाख शिक्षक कर्मचारी इसको लेकर रहेगा। जाति धर्म भाषा भूला है, हिमाचल कर्नाटक परिणाम दिया है। अगर हमारी बात नहीं सुनेंगे तो मध्य प्रदेश के अंदर भी वोट पार ओपीएस चलेगा। और इसने लेकिन विपक्ष दिया है, लेकिन ये दबी जुबान में कही जा रही है बात विजय जी कि आप विपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं। आप विपक्ष के लिए जहां चुनाव होता है वहां पर आप इस मुद्दे को उठा लेते हैं। सर, देश में प्रधानमंत्री जी इस समय भाजपा के हैं, देश की सरकार पुरानी पेंशन लागू कर दे। मैं पहला व्यक्ति हूँ, दिल्ली के सफर में हूँ, मैं माला लेकर प्रधानमंत्री का स्वागत करूंगा। मुझे कांग्रेस और भाजपा से लेना देना नहीं है। मेरा मकसद, मेरा हक है, मेरा हक मिले, ये मेरे महत्वपूर्ण है। भाजपा देगी, कांग्रेस देगी, ये मेरा विषय नहीं। हाँ, जो देगा उसका स्वागत है। बीजेपी केंद्र में है, बीजेपी दे दे। अच्छा विजय जी, मैं करता हूँ। विजय जी, तमाम राज्यों में, 5 राज्यों में ये कहा गया कि हमने ओपीएस लागू कर दिया, तो वहां ओपीएस मिल रहा है अभी? जी, जो प्रोसेस आई थी सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है। और अभी क्योंकि जो एनपीएस में लोग हैं कम रिटायर हो रहे हैं, हाँ। तो जो लोग रिटायर हो रहे हैं उनको पेंशन मिल रही है। अभी हिमाचल लेटेस्ट की बात करें, जीपीएफ कटने लगा। मैं क्योंकि राष्ट्रीय नेतृत्व तो मैं जानता हूँ, जीपीएफ लागू हो गए, जीपीएफ कटने लगा। अब जीपीएफ क्योंकि मैं वर्तमान में पेंशन में आ गया, लेकिन अभी पेंशन मुझे नहीं चाहिए। पीएफ आरडीए का पैसा तो मिल नहीं रहा, तो फिर ये लागू कैसे? हाँ
बहुत बढ़िया सवाल, बहुत अच्छा सवाल आप उठाया और इसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ। पीएफआरडीए बिल पैसे नहीं रोक रहा है, केंद्र सरकार रोक रही है। हाँ। इसी तरह का केंद्र के तमाम सारे विज्ञापन का मैटर था, इसी तरह तमाम सारे ऐसी जिनकी नियुक्तियां लेट में हुई थी। केंद्र सरकार के तमाम कर्मचारी जो एनपीएस में थे वो ओपीएस में आए और उनका सरकार ने पैसा वापस किया है। अगर एक के लिए नियम हो सकता है तो 10 के लिए भी हो सकता है और लाखों के लिए भी हो सकता है। ये सरकार रोक रही, पीएफआरडीए के पास ना नियम है ना उसका अधिकार रोकने का। पैसा रोका नहीं जा सकता क्योंकि ये केंद्र के कर्मचारियों, केंद्र का विषय, राज्य कर्मचारियों का हम। ये सरकार तानाशाही कर रही, पैसा रोक करके सिर्फ इस आंदोलन को दबाना चाहती है, लेकिन ये दबने वाला नहीं है और ये असंवैधानिक है। पैसा रोकना असंवैधानिक है, मैं जिम्मेदारी साथ रहा हूँ। ठीक, मैं आपके पास आता हूं विजय जी। कैप्टन साहब का फ्रेम फ्रीज है, लेकिन कैप्टन साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आपकी आवाज। कैप्टन साहब मेरा ये कहना है, चलिए ठीक है, आर्थिक बोझ बढ़ता है नहीं बढ़ता है, अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, ये सब चीजें ठीक, लेकिन एक विषय यह भी है कि भाई आप भी तो जब अपनी तनख्वाह बढ़ाते हैं तो किसी से नहीं पूछते हैं कि पूछते हैं? कहते ना कि नहीं भाई, हम सदन में गए, आपकी भी तनख्वाह बढ़ी, आपकी भी बढ़ी, आप विधायक है, सांसद है, मंत्री है, सबकी तनख्वाह बढ़ गई। बोले किसने कहा? बोले हमने कहा, ठप्पा, बात खत्म। अब केंद्रीय कर्मचारी कह रहे हैं ओपीएस, राज्य कर्मचारी कह रहे हैं ओपीएस, बैंक कर्मचारी कह रहे हैं ओपीएस, डॉक्टर्स कह रहे हैं ओपीएस, पुलिस कह रही है ओपीएस, आप कह रहे हो नहीं एनपीएस। मैं समझा नहीं। तिलक जी, बिल्कुल जो है ना, जनता की मांग है, सरकार भी उस पर विचार कर रही है और सरकार वही काम करेगी जो जनता के हित में होता है। अगर ओपीएस जनता के हित में है तो ओपीएस लाया जाएगा। नहीं तो ओपीएस जनता के हित में है कि नहीं? नहीं, हमारे हिसाब से तो जनता के हित में जो है ना नई पेंशन होना चाहिए। अच्छा, आपका मतलब यह है कि नई पेंशन है वो जनता के हित में है? बिल्कुल जनता के हित में। आज आप कैप्टन हैं, फौज में रहे, आप कह रहे हैं कि एनपीएस ले? आप ये देखिए, आज की पेंशन और पुरानी पेंशन आप देखिए अंतर क्या होगा? मैं पूछना चाहता हूँ, अंतर तो देखना चाहिए कि अंतर क्या होगा। डबल आवाज आ रही है। देश हित की बड़ी चिंता है तो आप अपनी पेंशन छोड़ दीजिए। अरे जनाब, आप जो कर रहे हो वो मुझे पता है। आप कांग्रेस के प्रतिनिधि बन के काम कर रहे हो। मुझे ना बताएं, मुझे ना समझाएं, मुझे चिंता है। आप लोग कितनी चिंता कर रहे हो कांग्रेस के? आप बन के काम कर रहे हो, मैं जानता हूँ। 5 राज्यों में, एक मिनट, विषय पर रहिए कैप्टन साहब। एनडीए का मतलब क्या है, आप समझते हैं क्या है? सरकार कैसे चलाती है? सरकार अपने हिसाब से हमें ज्ञान दे रहे हो, मैं समझता हूँ। आपके कहने हमें ज्ञान दे रहे हो, मैं समझता हूँ। कैप्टन साहब, एक मिनट, कैप्टन साहब, श्रीलंका की तरह थोड़ी सरकार बनना है, श्रीलंका की तरह थोड़ी सरकार बनना है। कैप्टन साहब, श्रीलंका तो आपने बना दिया है, भारत भुखमरी की तरफ जा रहा है। इंडेक्स देखिए आप तो बिना पेंशन दिए श्रीलंका बना दिए हैं। नेता जाकर लेंगे, आप पेंशन लेंगे, तब श्रीलंका नहीं बनेगा। कैप्टन साहब, एक मिनट विजय, गुस्सा नहीं, एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुकिए, हम समाधान की तरफ बढ़े। कैप्टन साहब, आपका फ्रेम वैसी फ्रीज है आज, एक मिनट रुकिए ना। कैप्टन साहब, 3 करोड़ राज्य में सरकारी कर्मचारी हैं और 31 लाख केंद्र में कर्मचारी हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं, ये आंकड़ा इसके आसपास ही है। विजय जी, अगर गलत होगा तो आप करेक्ट कर दीजिएगा। मैं एक बात जानना चाहता हूं, ये प्रयोग अगर राजनीतिक लिहाज से ही देख ले, चलिए मैं मान गया आपकी बात की, विजय जी भी राजनीति कर रहे हैं, भूदेव जी भी कर रहे हैं और निगम जी भी कर रहे हैं, लेकिन है तो सही है देश के लिए मुद्दा कि नहीं? मुद्दा है तो फिर ये 10 साल पहले क्यों नहीं उठाया गया? नहीं तो आप उठ रहे हैं तो दिक्कत क्या है? 10 साल पहले भी कांग्रेस सरकार ने इसको लागू किया था, तब से लेके ये लोग चुप क्यों बैठे थे? उस टाइम तो उठाना चाहिए। जब कांग्रेस ने इसको बंद किया था, ये चीजें लागू करी थी, तो उसका भी क्यों खो रहे थे? तब नीति को क्यों आ रही थी? लेकिन कैप्टन साहब, ये तो वही मसला हुआ ना, मतलब राजनीति के लिहाज से ही मैं बात कर लूं तो राजनीति भी यही गजब हो गई। मतलब अपने बुढ़ापे के लिए आप पुरानी पेंशन योजना लागू कर दें, मगर कर्मचारियों की बात आए तो आप कहते हो कि नहीं आर्थिक बोझ बढ़ जाएगा। जी, हम कैसे करें? मैं तिलक जी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हाँ। इसके फेवर में नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जो आज कह रहे हैं कि हम बड़ा आंदोलन चला रहे हैं, हमारा पूरा देश में आंदोलन। अरे ये बंद करी गई थी, तब आप लोग कहां सो रहे थे? उस टाइम आंदोलन क्यों नहीं किया था कि ये क्यों बंद करी जा रही है?
उसका भी कहाँ से कैप्टन साहब, आज आपको आंदोलन याद आ रहा है, पूरे देश में आंदोलन निकाल रहे हैं। आंदोलन नहीं है, जब कांग्रेस ने इसको बंद किया तो उस टाइम भी आंदोलन नहीं निकाला, उस टाइम 10 साल सोए रहे। आज कुछ नहीं है, ये सिर्फ राजनीति है। कांग्रेस की बी टीम बन के ये लोग काम कर रहे हैं। कांग्रेस कहीं ना कहीं तो प्रलोभन दे रही है। आप कर रहे हैं, सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार निभाएगी। हमें नहीं समझा रहे हैं। इनको अगर न्यू पेंशन या पुरानी पेंशन कमेटी बना दी है, नहीं ले रहे हैं, उस पर विचार मंथन चल रहा है, तो आप कर रहे हैं, जो उचित होगा सरकार उस पर डिसीजन लेगी। अच्छा, ये लोग राजनीति कर रहे हैं, मतलब आप नई पेंशन स्कीम, जैसे कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा था 23 फरवरी 2023 को राज्यसभा में कि ओपीएस एक गलत रास्ता है। कहा है तो बिल्कुल होगा विचार। अगर एक मंत्री ने कहा है तो कुछ ना कुछ तो विचार के कहा होगा। तो मतलब ओपीएस लागू नहीं होगा। उन्होंने गलत कह दिया। अगर कोई मंत्री कह रहा है तो कहीं ना कुछ तो विचार किया होगा, ऐसे तो कहेगा नहीं। सर, मध्य प्रदेश में पेंशन का हिसाब देखा जाए तो मध्य प्रदेश में एक दिन की विधायकी और जिंदगी भर की पेंशन, जितनी बार विधायक बनेंगे उतनी पेंशन। 450 विधायकों की फौज है। पेंशन का सालाना खर्च 21 करोड़ है और राज्य पर 3 लाख करोड़ का कर्जा है, तो यह जायज है? मैं तो कहता हूं ये सब बंद होना चाहिए। तो करिए सर बंद। सरकार में सेवा करने के लिए आते हैं, सेवा करना चाहिए। ये पेंशन का तो होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल महाराष्ट्र में पेंशन का हिसाब है, पूर्व विधायकों को हर महीने महाराष्ट्र में 50,000 की पेंशन मिलती है। 10 साल विधायक रहने पर 60,000 रुपए महीना पेंशन। 850 पूर्व विधायक, सालाना खर्च 80 करोड़। फिर मेरा व्यू ये है, मैं सरकार का पक्ष नहीं बता रहा हूँ, ये मेरा व्यू है, ये सब चीजें बंद होना चाहिए अगर देश में उन्नति करना है तो। देश भर में पेंशन का हिसाब देखा जाए तो और सब कुछ फ्री में बांटना है तो श्रीलंका की हालत आपने देख ली है। यहाँ फ्री की अगर रेवड़ी बढ़ती रही ना, ये भी दे दो, वो भी दे दो, इसको भी दे दो, उसको भी दे दो, तो हालत आपने श्रीलंका की देखी। चलिए फाइनल कमेंट बता दीजिए मुझे, फिर मैं विजय जी से 10 सेकंड दूंगा दीजिए को। मैं कोई बात बताइए, अब ये ओपीएस रेवड़ी है या फिर नहीं? आज जिस तरह से मांग की जा रही है तो मैं उसको मांग को उचित नहीं समझता हूँ। नहीं, रेवड़ी है कि नहीं? मैं ये नहीं कहूँगा रेवड़ी है या नहीं है, मैं ये चीज को नहीं कह सकता। बाकी ये है कि आज जिस तरह से ये मांगे चुनाव के समय और ये बात लेके जब उठाते हैं, हाँ, तो वहां पर इनकी मंशा पे जरूर संशय हो। ठीक, आपकी मंशा पर संदेह है विजय जी। विजय जी, आप लोग राजनीति कर रहे हैं, आपकी मंशा पर संदेह है। मैं बिल्कुल बड़ी अदब से कह दूंगा, हमारे बुजुर्ग हैं, उनका सम्मान करते हैं। इन्होंने एक सलाह दिया है कि विधायकों सांसदों की पेंशन बंद होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ आप सलाह देने के बाद आप ही अप्लाई करिए, आज ही आप घोषणा करिए कि मैं पेंशन नहीं लूंगा। आप ही शुरू कर दीजिए, आप ही शुरू करिए। और अगर आप नहीं करते हैं तो आप ओल्ड पेंशन लेंगे, हमें नई पेंशन समझाएंगे। इससे बड़ी राजनीति क्या हो सकती है? इससे बड़ी राजनीति क्या हो सकती है? हम अपना हक मांग रहे हैं तो आपको राजनीति लग रही है। आप ओल्ड पेंशन से अपना जीवन यापन अच्छा कर रहे हैं। मुझे तो बड़ा दुख हो रहा है कि आप एक कर्मचारी होकर के कर्मचारी के विरोध में है। ये पहले व्यक्ति आप मिल रहे हैं माननीय जी। ठीक, विजय जी, ये भूदेव जी और निगम जी लाइव में कमेंट आ गया। ओपीएस बहुत गंभीर मुद्दा है, लेकिन भूदेव शर्मा और निगम जी अपने अपने विधायकों की भी सबकी पेंशन बंद करो, सबका ओपीएस बंद कर दो। ये विषय बहुत गंभीर है। सिर्फ नारे लगा के जिंदाबाद जिंदाबाद करके काम नहीं चलेगा निगम जी, रास्ता खोजना होगा ना भूदेव भाई। ठीक, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। वक्त इजाजत नहीं दे रहा। कैप्टन साहब आपका भी, भूदेव जी आपका भी, विजय जी आपका भी और निगम जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ओपीएस को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा है, रास्ता कैसे निकलेगा ये अपने आप में यक्ष प्रश्न है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।